अजय टम्टा करेंगे केंद्र में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व। अल्मोड़ा लोकसभा से जीत हासिल करने वाले अजय टम्टा को मिलेगी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह। पिछले 3 बार से अल्मोड़ा सीट से सांसद है अजय टम्टा। देहरादून में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सुराज सेवा दल ने बोला हमला। विभिन्न क्षेत्रों में कई सरकारी अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप। सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष ने तहसीलदार और अन्य अधिकारियों की संपत्तियों की जांच की मांग। मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश स्थित चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्यालय और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का किया स्थलीय निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान श्रद्धालुओं से बातचीत कर लिया व्यवस्थाओं का फीडबैक। वीकेंड आते ही हरिद्वार की सड़कें जाम। सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ने से यात्री को हो रही असुविधा। कुछ किलोमीटर की दूरी घंटों में हो रही तय। और हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर किया प्रदर्शन। छात्र संघ महासचिव आंचल राणा, उपाध्यक्ष रुपेश नेगी रहे मौजूद। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डाल लेंगे जो कि अल्मोड़ा से सामने आ रही है। अजय टम्टा करेंगे केंद्र में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व। बड़ी खबर आपको बता दें अल्मोड़ा से, आपको बता दें अजय टम्टा केंद्र में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। अजय टम्टा को मिलेगी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह। सूत्रों की माने तो अजय टम्टा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और वो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे केंद्र में। पिछले 3 बार से अल्मोड़ा सीट से सांसद है अजय टम्टा। दो लाख से ज्यादा मतों से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा को दी थी शिकस्त। अजय टम्टा करेंगे केंद्र में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं जो कि अल्मोड़ा से सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो अजय टम्टा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। जी देवेंद्र, अजय टम्टा उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं केंद्र में, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? लोगों में कितनी खुशी देखी जा रही है? देखिए, अजय टम्टा जो लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं अल्मोड़ा लोकसभा सीट से, आज उन्हें दिल्ली से बुलाया हुआ है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरे टर्म के, उन्होंने आज बैठक की है संभावित मंत्रियों की। और इस संभावित मंत्रियों की बैठक में अजय टम्टा जी शामिल रहे थे और लगभग ये तय है कि ये अजय टम्टा इस बार फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। जी देवेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें जीतने के बाद बीजेपी नेत्री का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को उत्तराखंड में पदाधिकारियों को बदलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसी भी लड़ाई में अगर बराबर का युद्ध हो तो लड़ने में मजा आता है, लेकिन यहाँ कांग्रेस आपस में लड़कर अपने ही संगठन को बर्बाद करने पर तुली हुई है। उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करते हुए कटाक्ष किया है।
कहा कि जिन्हें संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है वही इसे कमजोर करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पदाधिकारी लालची हो गए हैं और अपने लालच के कारण वे उत्तराखंड में कांग्रेस के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें कांग्रेस से चुनाव मैदान में लड़ने में मजा नहीं आ रहा है। कांग्रेस हाईकमान को संगठन में बदलाव करने की नसीहत दी है। जिस कांग्रेस को आप देख रहे हो उस कांग्रेस को यहाँ बूथों पे बैठने के लिए भी कोई बंदे तक नहीं मिले। इनमें तो आपस में ही इतनी गुटबाजी चल रही है कि ये क्या हमारे सामने टिकेंगे। विपक्ष भी हमारे सामने एक तरीके से बिल्कुल खड़े होने के काबिल भी नहीं है। ये तो आपस में इतना लड़ झगड़ रहे हैं। रही बात मजबूती की, तो उत्तराखंड ने दिखाई दिया है कि कांग्रेस का यहाँ पे क्या वजूद है, क्या वजूद नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड से जिस तरीके से 500 सीट जिता के यहाँ से भेजा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उसके सामने आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि विपक्ष कहाँ है। और रही बात इस सब चीजों की, तो कांग्रेस का ना अस्तित्व था यहाँ ना हो। बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ देश में तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई बड़ी सीटों पर निराशा हाथ लगी है। सूबे में राम मंदिर निर्माण के बावजूद पार्टी की हार को लेकर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां पीएम मोदी पर तंज कसा जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी नेत्री ने पलटवार करते हुए अयोध्या की जनता को निर्दोष और विपक्ष को शातिर कहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के झूठ के जाल में भोली भाली जनता फंस गई है, लेकिन धीरे धीरे अयोध्यावासी को इसका ज्ञान होगा और इससे वे बाहर आ जाएंगे। मैं खुद अफसोस में हूँ कि वहां पे ऐसा क्यों हो गया, लेकिन अयोध्या की जो जनता है ना, बड़ी भोली भाली है। वहां विपक्ष के उसमें आके जनता फंस गई है। जो विपक्ष ने भ्रम फैलाया है कि हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे, और सबसे बड़ा 8,500 का जो उन्होंने प्रति माह देने का वो फैलाया है भ्रम, उस चीज को लेके विपक्ष में अयोध्या वासी की जो जनता है फंस गई है। और दूसरी बात कि जनता को बहुत ही जल्दी समझ में आएगा कि हमने ये क्या किया है और क्या हमने खोया है, क्या हमने पाया है। और उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली में हाईकमान ने आगामी रणनीति को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर भी चर्चा की गई और आने वाले दिनों में प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर कई रणनीतिक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में जो है समीक्षा की परंपरा रही है और चुनाव के बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाई थी और सभी सीडब्ल्यूसी के सदस्य उसमें शामिल हुए। सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर भी जो है बैठक में आमंत्रित किए गए थे और निश्चित तौर पर जो भी चुनावी समीक्षा है वो उस बैठक में हुई और जो भी मार्गदर्शन जो है केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है उस पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी और इंडिया गठबंधन के साथ सदन के अंदर और सड़क पर जो है मिलजुल करके संघर्ष लेने का जो है भविष्य में निर्णय लिया गया है। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में जो भी वादे जनता से किए थे उन पर हम अपना जो है संघर्ष जारी रखेंगे। सरकार से निश्चित तौर पर हम उस पर कार्रवाई की मांग के लिए उस पर दबाव बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी को यूपी में मिली लोकसभा चुनाव में भारी जीत। देवभूमि में भी समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनावों के लिए अपना दम भरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में काशीपुर में समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं का बैठक आयोजित किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल समेत प्रदेश प्रभारी मतीन सिद्दीकी पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी सिपाहियों को आगामी निकाय चुनाव के लिए तैयार करते हुए कमर कसने की हिदायत दी है। उन्होंने प्रदेश के तमाम जिलाध्यक्षों से निकाय चुनाव में प्रत्याशी बनने वाले कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाने को कहा है। आज बहुत खुशी का दिन है। आप देख ही रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पूरी हलचल है। समाजवादी पार्टी का परचम पूरे उत्तर प्रदेश में लहराया हुआ है
आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी का जो सपना था पीडीए को लेके जो चल रहे थे वो तो साकार हुआ और आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर तीसरी पार्टी के रूप में उभर के आए हैं। इसी नीमत से आज यहाँ काशीपुर में बैठे हैं और खुशी मना रहे हैं कि आने वाले 2027 में इसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश में परचम लहराया है तो उत्तराखंड में भी 2027 में हमारे विधायक होंगे उधम सिंह नगर और हरिद्वार। देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में कई सरकारी अधिकारियों पर सुराज सेवा दल ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने सीधे तौर पर देहरादून के तहसीलदार और जिला प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाकर भ्रष्टाचार किए जाने की बात कही है। सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष ने तहसीलदार और अन्य अधिकारियों की संपत्तियों की जांच करने की बात कही। इसके अलावा इन अधिकारियों के रिश्तेदारों व परिजनों की संपत्तियों को भी सार्वजनिक किए जाने की मांग की है। तो मैं सबसे पहले सरकार से कह रहा हूं कि केवल ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा, आपको उसको सस्पेंड करना पड़ेगा, निलंबित करना पड़ेगा, इनके आय संपत्ति की जांच करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि जब तहसीलदार थे उससे पहले इनके घर के हालात क्या थे, पहले इनके कैसे घर थे और तहसीलदार बनते हुए इनके भाई बंधुओं की, इनके ससुराल पक्षों की पूरी आय संपत्ति की जांच करनी पड़ेगी। उनका एक एक मकान का नक्शा, एक एक जमीनों के प्रकरण, एक एक चीजें, उसके आप एक एक कॉल डिटेल, एक एक लोकेशन, पूरा डाटा आपको एकत्रित करना पड़ेगा और आपको आम जनता को बताना पड़ेगा कि तहसीलदार ने इतना सारा पैसा अभी तक कहां से कमाया। उत्तराखंड में 583 मरीन बस्तियों में करीब 10 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं। ऐसे में मरीन बस्तियों के निवासियों को सभी राजनीतिक दल अपने पाले में करने की जुगत में लगे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से देहरादून में मलिन बस्तियों में 2016 के बाद किए गए निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मलिन बस्तियों के यह निर्माण अवैध है। सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष खजान दास ने मलिन बस्तियों में की जा रही तोड़फोड़ की सफाई दी है कि विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। और उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड के लिए बहुत सारे सपने हमने संजोए हैं और उन्होंने भी कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा। जब केदारनाथ की धरती में उन्होंने पैर रखा था तो उस समय उन्होंने कहा था। उसी सपने को साकार करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं और आगे बहुत बड़ी आशाएं हैं। हमारी जो समस्या है उत्तराखंड के लिए वो बहुत आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए और यहाँ पर हमको आर्थिक मदद भी करेंगे और जो हमारे सड़कों के लिए, चाहे हमारे अन्य पर्यटक स्थल हैं, उनको विकसित करने के लिए, हमारे डैम हैं जो कुछ अभी शुरू होने हैं, उसके लिए, स्वरोजगार के लिए वो प्रयासरत होंगे। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए दौरा शुरू किया है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने अभिनेत्री से पॉलिटिशियन बनी कंगना रनौत पर कटाक्ष किया है और जवान कुलविंदर कौर का पक्ष लेते हुए उन्हें किसी भी भावनाओं को ठेस न पहुंचाने की सलाह दी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वह चुनाव नतीजों से निराश न हो। उन्होंने कहा कि हमें आने वाले उपचुनाव के लिए तैयार रहना होगा। और वहीं श्रीनगर गढ़वाल में नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्रों ने हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया और सीबीआई जांच की मांग की। इस मौके पर छात्र संघ महासचिव और उपाध्यक्ष ने कहा कि देश में पेपर लीक होना खतरनाक वायरस फैल रहा है, जिसे रोकने के लिए युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए गरीब वर्ग को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में कई राज्यों में गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज स्थिति यह है कि 600 अंक लाने के बाद भी छात्र असमंजस में है कि उसे सीट मिलेगी या नहीं। इसके लिए कई छात्र अवसाद के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए छात्र संघ चाहता है कि परीक्षा की जांच सीबीआई से हो ताकि सभी को न्याय मिल सके। और नीट की परीक्षा के लिए बहुत सारे छात्र बड़ी मात्रा में गैप भी लेते हैं। 1 साल 2 साल का अगर बच्चा गैप ले रहा हो, लास्ट में उसको पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है और लीक होने के बाद कुछ बच्चे, कुछ चंद अमीर लोग उसको पैसे में खरीद ले रहे हैं, तो ऐसे में उनका मनोबल कहीं ना कहीं गिरता है। और ये आने वाले भविष्य में जो डॉक्टर्स हम लोगों को मिलने हैं, ये जो डॉक्टर हम लोगों को मिलने वाले हैं, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी धांधली है और इसका
मुआवजा पूरे देश को भरना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इसकी सीबीआई जांच कर रहे हैं और आगे से या तो एनटीए को इसको बिल्कुल खारिज कर दिया जाए और या फिर इसके अलावा अगर एनटीए इस एग्जाम को करवाती है तो इसमें बिल्कुल सख्ती बरतनी चाहिए। कि जो आज हमने पुतला जलाया वो हमने एनटीए का जलाया। 5 मई को जो है नीट की परीक्षा हुई थी जिसमें धांधलेबाजी की शिकायत आई। उसका रिजल्ट 14 जून को आना था, बट रिजल्ट आया 4 जून को, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट घोषित हुआ, ताकि वो चीज़ कवर की जाए। उसमें ये हुआ कि 720 नंबर का नीट का पेपर होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बट कुछ बच्चों के आए 718 और 719 नंबर। देखा जा रहा है कि एक ही सेंटर के 5 से 7 बच्चे जो है टॉपर निकलते हैं जिनके 720 नंबर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पेपर लीक की खबर है। और जब एग्जाम हुआ 5 मई को, तो 5 मई से एक दिन पहले 4 मई को ही पटना पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जो कि पेपर लीक मामले में शामिल थे, लेकिन एनटीए ने इस पे चुप्पी साधी। पंतनगर सिडकुल के डॉल्फिन कंपनी में हो रहे श्रमिकों के शोषण के विरोध में श्रमिकों ने धरना प्रदर्शन किया था। अब जब धरने प्रदर्शन से भी श्रमिकों की मांग पूरी नहीं हुई तो श्रमिकों ने महापंचायत बुलाई, जिसमें रुद्रपुर के गांधी पार्क में पंतनगर सिडकुल की तमाम कंपनी से श्रमिक पहुंचे और श्रमिक नेताओं ने इस महापंचायत में शिरकत की। वहीं श्रमिकों की महापंचायत को समर्थन देने के लिए स्थानीय नेताओं ने भी गांधी पार्क पहुंचकर उनकी मांग को जायज बताया। कंपनी के अंदर हम डॉल्फिन के मजदूर हैं। कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। जब हमारा जनवरी में धरना हुआ था, जब हमारा समझौता हो गया, उसके बाद भी मालिक ने कम से कम 300 बंदों को कंपनी के बाहर निकाल दिया और फिर जो कंपनी बेस से बंदे थे उन्हें जबरदस्ती ठेकेदार बेस पे करवाया वो। और जब हमने ये आवाज उठाई तो हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाया। कंपनी मैनेजमेंट कहता है कि तुम्हारे ऊपर इतने मुकदमे लगवाएंगे कि चप्पलें खिंच जाएंगे। और जो भी हमारे ऊपर केस हैं अभी तक सारे के सारे फर्जी केस हैं। महापंचायत तो एक ऐसा विषय है, हमने जब इससे पहले महापंचायत के लिए सूचित किया था। हमने कहा था कि 9 तारीख को महापंचायत, इससे पहले आप बैठ करके पूरे मैटर को सॉर्ट आउट कर सकते हो, जो मजदूरों की मांग है उन पे आप मंथन कर सकते हो। लेकिन ऐसा कंपनी मालिकों ने प्रशासन के साथ मिलकर ऐसा बिल्कुल नहीं किया। प्रशासन भी कंपनी मालिकों के साथ मिला हुआ है। हमने श्रम विभाग, उप श्रमायुक्त महोदय और श्रमायुक्त महोदय सभी को शिकायतें लगाई हैं, लेकिन किसी ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। हम बहुत कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। हमने कहा है कि हमें परमानेंट लेटर दिए जाएं, हम लोगों को पीने का पानी दिया जाए, कैंटीन दी जाए, हमें पे स्लिप दी जाए और हमारी तनख्वाह जो सरकार ने निर्धारित की है वो तनख्वाह दी जाए। यही मांगे हैं। इन मांगों को कंपनी ने जब नहीं माना है, हम डॉल्फिन कंपनी के मजदूर हैं, आपको पता ही है। देखिए, डॉल्फिन कंपनी में आज वास्तव में श्रमिकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इन श्रमिकों को परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा? ये श्रमिकों की यूनियन क्यों नहीं बन रही? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है और जिसके चलते जब मालिक चाहता है जिसको मर्जी बाहर निकाल देता है और मालिक के इशारे पर सिडकुल चौकी की पुलिस जो है जिसको चाहे उठा के ले जाती है और इन श्रमिकों पर मुकदमे लादकर इनको होपलेस करने का प्रयास किया जा रहा है। हम सब लोग आज श्रमिकों के साथ खड़े हैं। नगर पालिका बड़कोट शहर गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहा है। शनिवार को भी प्रदर्शनकारी महिलाएं पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर तहसील मुख्यालय पर डटी रही। वहीं रविवार को तीसरे दिन धरने में विरोध का अनोखा तरीका देखने को मिला, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर के सामने भजन कीर्तन किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बड़कोट में यमुना नदी से पेयजल पंपिंग योजना के लिए धनराशि स्वीकृत करने की अपील की। धरना स्थल पर शहरवासियों ने भजनों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार से अपने मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते हुए नजर आए। आपको बता दें, बड़कोट यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव है और यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बड़कोट में रात्रि विश्राम के लिए भी रुक सकते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आज भजन कीर्तन हम लोगों ने इसलिए किया कि आज भारत के प्रधानमंत्री कल जो है शपथ ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक शपथ और भी ले कि यमुना के तट के लोग जो प्यासे हैं उनके लिए पंपिंग योजना कि वो वहाँ से जो है घोषणा करें। और साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आप दोनों के हमने फोटो लगा करके यहाँ भजन कीर्तन किया, क्योंकि आप लोग कलयुग के देवता हैं और आज आपकी जो प्रजा है वो प्यासी है। तो ये हम उम्मीद करेंगे इस भजन कीर्तन के माध्यम से कि आप जो है बड़कोट की एक लंबी और बड़ी पेयजल योजना स्वीकृत करें। हम ये चाहते हैं कि सभी का घर घर में पानी पहुंचे, बाल्टी में पानी होना चाहिए, टंकियों में पानी होना चाहिए। ये प्यास से तरस रहे हैं लोग। यहाँ पर यमुना इतना सुंदर, मैं चाहता हूँ पंपिंग योजना बननी चाहिए और पूरे ग्रामवासियों को, पूरे नगर वासियों को जगह जगह टैंक होने चाहिए, बड़े बड़े टैंक होने चाहिए। जैसे नगर योजना का टैंक होता है ऐसा बहुत बड़ा टैंक होना चाहिए।
और यमुना का पानी, इतना पवित्र यमुना जल बह रहा है हमारे यहाँ, और वो पानी पंपिंग के द्वारा उस टैंक में एकत्रित होना चाहिए और वहां से घर घर में। वीकेंड आते ही हरिद्वार की सड़कें जाम हो जाती है। चार धाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में जहां एक तरफ सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ने से चार धाम यात्रियों की गाड़ी रेंग रेंग कर चल रही है, तो कुछ किलोमीटर की दूरी घंटों में तय की जा रही है। गर्मी से गाड़ी भी खराब हो रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को असुविधा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम की स्थिति होने से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक संभालने में प्रशासन फेल होता हुआ नजर आ रहा है। टीवी 24 के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैं यहाँ पे लोकल हूँ, और जब वीकेंड्स होते हैं स्पेशली इन समर वेकेशन, और जब बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम फेस होती है, बिकॉज कि चारों तरफ यहाँ पे हरिद्वार में जाम हो जाता है। तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है बाहर से आने वालों का कि लोगों को कम से कम अपने घरों से 7-8 किलोमीटर जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ड्यू टू दिस हैवी ट्रैफिक में तो दिक्कत ही दिक्कत है। 40 मिनट में जैन मंदिर से यहाँ तक आ पाए, अभी ये 4-5 किलोमीटर ही। मतलब गाड़ियाँ रेंग रेंग के चल रही हैं? हाँ, रेंग रेंग के चल रही हैं। श्रद्धालुओं को भी दिक्कत हो रही होगी, यात्रियों को भी? बहुत दिक्कत हो रही है। बढ़िया क्या, कुछ है ही नहीं, ट्रैफिक रूल नहीं है। कोई पालन नहीं कर रहा है? कोई पालन नहीं कर रहा। पिछले कई दिनों से काशीपुर के मुख्य बाजार से न्यू मोबाइल वर्ल्ड शॉप पर हुई चोरी के खुलासे को लेकर पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय हो गई थी। मुखबिर से सूचना से पता चला कि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में घोड़ा हसन गैंग सक्रिय है। इसी के चलते पुलिस ने घोड़ा हसन गैंग की तलाश में, जिसमें पुलिस गैंग की लोकेशन दिल्ली में मिली। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गैंग के 2 सदस्यों को धर दबोचा, जिनके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 2 रोड और 1 कट्टर समेत 8 मोबाइल बरामद करने में सफलता हासिल की है। नाम आया था घोड़ा हसन गैंग, जो ये बिहार और नेपाल बॉर्डर पे, जो पूर्वी चंपारण जनपद है, वहाँ का ये गैंग है। और स्पेशली ये मोबाइल की दुकानों में ही चोरी का काम करते हैं। तो ये गैंग आया था और इसने काशीपुर में जो ये न्यू मोबाइल वर्ल्ड की घटना हुई थी, इसमें चोरी किया था। हमें एक सूचना मिली जब हमारी टीम के द्वारा चंडीगढ़, हरियाणा, अन्य जनपदों पर दबिश दी जा रही थी प्रदेशों में, कि दिल्ली में एक बर्मा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे इस गैंग के कुछ सदस्य रुके हुए हैं और मोबाइल बेचने की फिराक में हैं। तो हमारी टीम ने वहाँ पे दबिश दी। देने के बाद 2 इसमें गैंग के जो मेंबर हैं वो पकड़े गए। इनके कब्जे से कुल हमारी चोरी की 8 मोबाइल, जिसमें 4 पुरानी और 4 नई मोबाइल बरामद हुई है। अन्य जो अभियुक्त साथ में थे इनके, उनका भी डिटेल हमारे पास आ चुका है। उसमें कुछ EMI ऐसी भी है जो कि ऑन है और उस पर भी हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। शीघ्र ही जो शेष अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार करने में सफलता हमें मिलेगी और जो हमारा अन्य जो मोबाइल गई है उसको भी हम रिकवर करने में सफलता प्राप्त करेंगे। चमोली के इंटर कॉलेज गोपेश्वर में रविवार को बुलंदी साहित्य सेवा समिति ने संस्कृति महोत्सव और कवि सम्मेलन का आयोजन किया। जिले भर से आए कलाकारों ने कविताओं के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें प्रतिभागियों ने शास्त्रीय नृत्य सहित तमाम कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के आयोजक सुरभि संयुक्ता ने बताया कि समिति लगातार नए कवियों को मंच प्रदान करने का काम कर रही है, साथ ही अपनी संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने का भी काम कर रही है। नमस्कार सर, मेरा नाम करीना गुनेरा है और आज मैंने बुलंदी साहित्य समिति के साइड से जो प्रस्तुति दी है वो हमने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। इसमें हमने भोटिया कल्चर को और अपनी जो हमारे उत्तराखंड कल्चर को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो कि गाने हैं उसमें प्रस्तुति कर रहे हैं। मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी बुलंदी साहित्यिक समिति को, जिन्होंने हमें मौका दिया और यहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक का बहुत कम वरीयता दी जाती है, यहाँ पे क्लासिकल को भी दिया गया है, लोक संगीत को दिया गया है। तो बच्चे आए यहाँ पे, उन्होंने क्लासिकल में भी परफॉर्म किया, गढ़वाली में भी परफॉर्म किया, बहुत अच्छा लगा। सबको मंच मिल रहा है और सबसे अच्छी बात है, सबसे बढ़िया बात है कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर अपनी कविताएँ प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें मौका मिल रहा है अपनी कविताएँ प्रस्तुत करने के लिए, एक मंच मिल रहा है। यहाँ पे उत्तराखंड सांस्कृतिक महोत्सव की जो आयोजन है वो हमने आज उसका आयोजन हुआ है आज, जिसमें कि कवि सम्मेलन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ है, जिसमें कि दूर दराज से हमारे बीच कविगण मौजूद हुए हैं और यहाँ पे गोपीनाथ संगीत शाला और काफ़ी जो शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक नृत्य
नृत्य जो हमारा लोक नृत्य है उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया है इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच जो साहित्यिक जो हमारा जो मेन मोटिव था इस कार्यक्रम को करने का, जो नव प्रभाकर है, जो नव कलम है, उसको मंच प्रदान करने की हमारी ये कोशिश सदैव रहेगी बुलंदी साहित्य। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।